दोस्तों, इस वक्त दो बड़ी चीजें हैं जो देश में खबरों में छाई हुई हैं। इनमें एक बड़ी चीज है जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना, जो देखते ही देखते राजनीतिक रंग ले चुका है। किस तरीके से ये धरना देश की सियासत पर असर डाल सकता है, इसको लेकर मंथन हो रहा है। दूसरी बड़ी चीज है कर्नाटक का विधानसभा चुनाव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जेडीएस भी एक फैक्टर है, लेकिन यहां पर कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जिसमें कांग्रेस को एक एज मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि अपने अपने दावे हैं। बीजेपी समर्थकों का यह भी कहना है कि बीजेपी जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापसी करेगी। कांग्रेस का अपना कॉन्फिडेंस है। राहुल गांधी 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। देखना होगा क्या होगा। इन दोनों बड़ी घटनाओं को अगर जोड़ा जाए, एक घटना कर्नाटक में चुनाव, दूसरी घटना जंतर मंतर दिल्ली पर हो रहा पहलवानों का प्रदर्शन, और इसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम आना, उनके स्तर पर भी एक राजनीति है, उनसे लगातार प्रतिक्रिया मांगी जा रही हैं। उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी भी हैं। कई मंचों पर जहां जा रहे हैं वहां सवाल पूछे जाते हैं तो वो जवाब देने से भी मना करते हैं। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। इस बीच में पूरे जो बयान आ रहे हैं पहलवानों के, वो गंभीर होते जा रहे हैं। विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक हैं और बजरंग पूनिया हैं, ये वो बड़े चेहरे रहे हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। जब पहलवान सामने आते हैं तो इन पहलवानों की जो मांग है या फिर जो शिकायत है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, जैसे कि रेणु मित्तल हैं। उनका कहना था स्पष्ट तौर पर कि महिलाओं की ये जो मांग है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि कोई भी महिला पहलवान या कोई भी महिला सड़क पर यूं ही नहीं आती है और यौन शोषण की बात नहीं कहती है। इसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है। आपको याद होगा कल उर्मिला मातोंडकर ने भी इन पहलवानों का समर्थन करते हुए इसी तरह का एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने भी ये बात कही थी और ये कहा था कि इसको ये कहना कि इसमें राजनीतिक रंग देखा जाए या इसमें राजनीति देखी जाए, राजनीति से प्रेरित देखा जाए, ये गलत बात होगी। यही बात रेणु मित्तल ने कल हमारे शो के दौरान भी कही। ये बातें शुरुआत में इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि अब पहलवानों के इस पूरे प्रदर्शन में राजनीति को ढूंढा जा रहा है। निश्चित तौर पर जब भी कोई आंदोलन होता है, इस स्तर का आंदोलन होता है जिस पर पूरे देश की निगाहें चली जाती हैं, तो वहाँ पर फिर राजनीतिक लोग भी जुटना शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सत्यपाल मलिक ने तो संवैधानिक पद पर रहे हैं, 4 बार के राज्यपाल हैं, लेकिन वो एक बहुत ही मंझे हुए राजनेता भी हैं। धीरे धीरे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ रहे हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स से मतलब है कि वो सरकार को घेरते दिखाई देते हैं, विपक्ष को कई मुद्दे दे जाते हैं। लिहाजा वो पहलवानों के बीच में पहुंचे। उन्होंने पहलवानों के इस साहस की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि देश में सभी लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए। खिलाड़ियों के स्तर पर देखा जाए तो अभिनव बिंद्रा जैसा बड़ा चेहरा जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया था, गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, वो भी इन पहलवानों का समर्थन कर चुके हैं। और वो अकेले नहीं, ऐसे कई खिलाड़ी आपको मिलेंगे जो पहलवानों का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे ये आंदोलन बड़ा हो रहा है। सत्यपाल मलिक किसान राजनीति का चेहरा रहे। किस तरीके से खाप पंचायतें उनके साथ हैं ये भी साफ दिखाई देता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़ा समर्थन सत्यपाल मलिक के साथ जो है वो पहलवानों को भी मिलता दिखाई देगा। अब बड़ी बात क्या है, हरियाणा में एक तो पहलवानी, दूसरा ये पूरी राजनीति जो है इससे सबसे ज़्यादा जाट या फिर वो प्रभावित हो रहे हैं, उन पर उनके सामने मैसेज जा रहा है जो हरियाणा की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि क्या हरियाणा की राजनीति को साधा जाएगा इससे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और इस वक्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्नाटक का चुनाव। तो कर्नाटक के चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पहलवानों के इस प्रदर्शन का पड़ सकता है, ये जानना दिलचस्प है। प्रियंका गांधी धुआंधार रैलियां कर रही हैं। आपने देखा कर्नाटक में एक के बाद एक उनके रोड शोज हो रहे हैं और कल का दिन तो बहुत दिलचस्प था जब प्रियंका जो है वो पहलवानों से मिलने के लिए पहुंची। दिलचस्प इसलिए था कि पहले उन्होंने कर्नाटक में प्रचार किया, फिर पहलवानों के पास जंतर मंतर पहुंची और उसके बाद में फिर कर्नाटक में जाकर उन्होंने चुनावी रैली। आधी आबादी, ये आप पहले तो पहलवानों के इस पूरे प्रदर्शन का मूल मकसद समझें। महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए।
ये आरोप इतने गंभीर हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला शक्ति या आधी आबादी को साथ में लाने की जो बीजेपी के प्रयास रहे हैं उस पर सीधे चोट की जा रही है। महिलाओं को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए। उदाहरण के लिए जो 5वीं गारंटी रखी राहुल गांधी ने अपनी सभा के दौरान, उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकारी परिवहन में मुफ्त सफ़र करने के लिए का अधिकार मिलेगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है। फिर जो घर की सबसे बड़ी महिला होंगी उनको पैसा दिया जाना या इन लोगों को जो भत्ते दिए जा रहे हैं वो भी इस ओर इशारा करता है कि आधी आबादी को लेकर कांग्रेस बहुत गंभीर है। प्रियंका आधी आबादी का वही चेहरा है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब वो उतरी थी तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देते हुए वो उतरी थी। और इसके बाद में उन्होंने जितने भी, मैंने क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत क्लोजली कवर किया तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि महिलाओं में प्रियंका गांधी की एक लोकप्रियता देखने को मिलती है। खुद महिला चेहरा हैं, इंदिरा गांधी की छवि उनमें देखी जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा करती है। अब कर्नाटक और पहलवानों के इस पूरे प्रदर्शन पर आते हैं। प्रियंका का पहलवानों के प्रदर्शन पर जाना क्या कर्नाटक में महिला अस्मिता या महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस को मजबूत कर सकता है? क्योंकि इस पूरे मामले में सरकार बीजेपी वो बैकफुट पर दिखाई पड़ती है। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। बयान इन द सेंस की जो कार्रवाई की मांग की जाती है या प्रधानमंत्री बोले, हमेशा विपक्ष की यही मांग होती, कोई भी मुद्दा होता है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहा है या कोई भी बड़ा नेता क्यों नहीं बोल रहा है। तो महिला अस्मिता के मुद्दे को कर्नाटक में किस तरीके से लिया जाएगा, आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में रैलियों में ये मुद्दा भी गूंजता दिखाई देगा। फिलहाल कर्नाटक के मोटे मोटे मुद्दों को देखा जाए या बड़े मुद्दों को देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को, 40% कमीशन के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया गया। बीजेपी की तरफ से लिंगायत, हिंदू वोट, ये मुद्दे बहुत मोटे तौर पर, साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसमें महिलाओं को लेकर घोषणाएं करना ये कांग्रेस की रणनीति को बताता है। कांग्रेस ये जानती है कि देखिए, आप वोटों का विभाजन किस तरह से होता है। वोटों का विभाजन जाति के आधार पर होता है, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है कर्नाटक जैसे राज्यों के चुनाव में तो कम से कम। फिर धर्म के आधार पर होता है, जो पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर रहा है, जिसको पोलराइजेशन आप कहते हैं। उत्तर प्रदेश हो चाहे लोकसभा चुनाव रहे हो पिछले, इनमें इसको बड़ा फैक्टर माना गया। कर्नाटक में बीजेपी को इस फैक्टर से इस बार आस है, हालांकि वो जातीय समीकरण पर भी ध्यान दे रही है। लेकिन एक और बंटवारा होता है, वो सीधा सीधा है, वो कुदरत का किया हुआ बंटवारा, स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष मतदाता। महिला मतदाता अगर किसी मुद्दे पर किसी के, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को महिलाओं का बड़ा ज़बरदस्त समर्थन मिला है अभी तक के चुनाव में, ये माना जाता है, और उनकी लोकप्रियता में इस आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर उनको कोई मुद्दा सटीक लगता है, ये जैसे 3 तलाक का उदाहरण आपके सामने है। 3 तलाक के मुद्दे पर यह माना गया कि मुस्लिम महिलाओं ने इतर सोच के साथ में प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया, इस तरह का दावा भी किया गया और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हिजाब का मुद्दा भी उठा, हिजाब का मुद्दा कितना भारी पड़ता है नहीं पड़ता, इसी कर्नाटक से उठा था। हालांकि ये बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपको दिखाई देगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अगर इस वोट बैंक को देखें कि महिला पुरुष के आधार पर, और हम आधी आबादी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मेरे जितने भी शो सत्ता का संग्राम के दौरान हुए अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान, तो हम आधी आबादी से अलग बातचीत करते थे, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं की सोच, महिलाओं का वोट इस देश में सत्ता को बदलने की ताकत रखता है। अब पहलवानों का ये जो मुद्दा है, ये पूरा का पूरा महिला अस्मिता से, बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मुद्दा उठाया गया है। इस पर सरकार कोई स्टैंड लेती है, नहीं लेती है। कम से कम सरकार की जवाबदेही तो बन गई, खासतौर पर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया, और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो ना हो ये एक अलग मसला है, वो इस मामले में दोषी है नहीं है, ये एक अलग मसला है। उन पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई कितनी है नहीं है, ये एक अलग मसला है। लेकिन इस मुद्दे को देखा जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा, एक बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। बड़ा गंभीर सवाल ये है कि क्या कर्नाटक की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। सुमित अवस्थी जी ने मुझसे ये सवाल पूछा अपने कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी के दौरान, और उन्होंने यही कहा कि क्या इसका आपको लगता है कि पहलवानों के इस प्रदर्शन का कर्नाटक चुनाव पर असर पड़ेगा। मेरा जवाब था कि सीधा सीधा कोई असर नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के सामने इस बात को और स्पष्ट तरीके से रखना चाहिए कि सीधा असर ना हो, लेकिन ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। और इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक चुनाव के बीच में प्रियंका यूं ही जंतर मंतर पर नहीं पहुंच गई।
हालांकि और कोई भी मौका होता या कोई चुनाव नहीं भी चल रहे होते तब भी विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ लेता। सत्यपाल मलिक गए, केजरीवाल गए हैं, ये सारे बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल हैं, अब वो तो कर्नाटक में चुनाव लड़ नहीं रहे, लेकिन हाँ सीबीआई जांच या उनके मंत्रियों का जेल में होना ये उनके लिए संकट की घड़ी है। वो भी सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर हैं और उन्होंने भी पहलवानों के मंच पर पहुंचकर ये आह्वान किया कि सभी राजनीतिक दलों को, बल्कि सभी लोगों को एक एक दिन की छुट्टी लेकर इन पहलवानों के आंदोलन में शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ये बताता है कि ये मुद्दा सिर्फ किसी एक चुनाव तक या किसी एक छोटी मोटी राजनीति तक सीमित नहीं है। किसान आंदोलन की तर्ज पर क्या एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सत्यपाल मलिक जैसे चेहरे का यहाँ पर आना, धीरे धीरे पहलवानों के इस आंदोलन का बड़ा रूप ले लेना, ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि 2024 के पहले ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सवाल ये बार बार खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी ने स्टैंड क्यों ले लिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्पष्ट तौर पर जवाब ये है कि अगर बीजेपी को लगेगा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है या उनके खिलाफ आरोपों में सत्यता है तो कार्रवाई की जाएगी, और निश्चित तौर पर अगर कोई कार्रवाई कर दी जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टी ने भी मान लिया कि ऐसा कुछ हुआ था। लिहाजा अभी इससे बचा जा रहा है कि कोई डायरेक्ट कार्रवाई की जाए, लेकिन ये तय मानिए कि कर्नाटक के चुनाव में आधी आबादी पर इसका असर पड़ सकता है यदि कांग्रेस इसको सही तरीके से कर्नाटक में भुनाती है, खासतौर पर तब जबकि प्रियंका गांधी का चेहरा सबसे बड़े स्टार के तौर पर कर्नाटक में इस्तेमाल किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में उनकी लोकप्रियता और उनके चेहरे का फायदा कांग्रेस देख चुकी है। देखना होगा कर्नाटक में उतना फायदा मिलता है नहीं मिलता है। और प्रियंका जो कि अब जंतर मंतर पर पहलवानों के इस आंदोलन का भी चेहरा बनी जाकर, और मैंने देखा कि उस दिन काफ़ी ये जो पूरा आंदोलन है वो चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि प्रियंका वहाँ पर पहुँची। तो प्रियंका का इन पहलवानों के साथ खड़ा होना बहुत फ़ायदा पहुंचा कर गया उनके इस आंदोलन को, इस विरोध को। दूसरी तरफ अब देखना होगा कि प्रियंका जो प्रयास कर्नाटक में कर रही है उसमें ये मुद्दा या पहलवानों की ये बात उनको कितना फ़ायदा पहुंचाती है। महिला अस्मिता के मुद्दे को कांग्रेस कैसे उठा पाती है, और अगर ठीक से उठा पाई तो बहुत मुमकिन है कि जहां एक तरफ जातिगत आधार पर जगदीश शेट्टार के आने के बाद लिंगायत समुदाय का वोट मिल सकता है, या ओबीसी का मुद्दा उठाकर, या फिर मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के बाद में उनका समर्थन मिलने के बाद क्या आधी आबादी का समर्थन मिलेगा, जैसी बहुत सारे आकलन हैं जो कर्नाटक की सियासत में किए जा सकते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर इस मुद्दे को सही तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस उठाती है तो निश्चित तौर पर उसे इसका फ़ायदा मिल सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।